Hello students, myself Professor Anil Kumar, and today I'll be discussing the leftover topic of fact finding methods. So in the last lecture we have started the topic fact finding methods कि हम जो सिस्टम के रिलेटेड फैक्ट्स हैं या इन्फॉर्मेशन है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके हमने दो मेथड्स जो हैं वो स्टडी किए थे। एक हमने इंटरव्यू स्टडी किया था और एक हमने रिकॉर्ड व्यू इसको हमने स्टडी किया था। तो जो आज अगले मेथड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे हम पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चनियर कि एक क्वेश्चनियर क्या होता है और उसे हम कैसे जो है इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमें लार्ज नंबर ऑफ जब हमारे पास जो आपके लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल विद अस एंड वी वांट टू गैदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल दोज पर्सन्स, then it will be difficult to take up the interview each and every one of them. So in that case we make use of questionnaires. आप questionnaires एक बार बनाओगे and you will distribute the questionnaires to all the people. आप सभी लोगों को वही questionnaire जो बांट दोगे and you will collect the information in a smaller time frame. आप कम टाइम पीरियड में आप इतने सारे लोगों से जो इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठी कर पाओगे, क्योंकि आपने क्या किया, आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन है मतलब एक किस्म का क्वेश्चन पेपर है आपका। ठीक है, तो इसके लिए मतलब ये कब यूज़ करोगे, जब आपके पास लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल होते हैं, बहुत सारे आपके पास लोग होते हैं। अब जब आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे तो आपके पास स्किलफुल नॉलेज होनी चाहिए क्वेश्चंस पूछने की। ठीक है, स्किलफुल नॉलेज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, कि आप क्वेश्चंस जो है वो इस ढंग से पूछोगे, आप जो इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं वो सारी की सारी आपको जो है वो मिल जाए। ठीक है, अब इनमें जो क्वेश्चंस जब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें क्वेश्चनर की, तो अ क्वेश्चनर कंसिस्ट ऑफ सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन। इसमें आप सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस हैं, मतलब लगातार कुछ क्वेश्चंस आपने लिखे होते हैं इन अ लॉजिकल मैनर। ठीक है, जिनको आपने फ्रेम किया होता है, मतलब उनको एक आपने सीक्वेंस में लगाया होता है इन अ लॉजिकल मैनर, किसी लॉजिक के बेस पे। ठीक है, लॉजिक के बेस पे क्यों? क्योंकि आप एक इन्फॉर्मेशन उनसे गैदर करना चाहते हो। अब जो क्वेश्चंस होंगे वो आप सिंपलर पूछोगे, सिंपल क्वेश्चंस होंगे, टू द पॉइंट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, आप एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। उसके बाद जो आप क्वेश्चनर है वो जो है बाय पोस्ट भी सेंड कर सकते हो, या आप आजकल जैसे सिस्टम चलता है वो ईमेल वाला सिस्टम चल रहा है, जहाँ आप गूगल फॉर्म्स को यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आप क्वेश्चनर बना रहे हो, तो आप इस तरह जो है क्वेश्चनर सेंड कर सकते हो। इससे क्या है, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास क्वेश्चनर का आंसर आता है उसका हम नॉर्मली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जैसे आपने सुना होगा एवरेज, मीन, काई स्क्वायर मेथड्स, इस तरह के कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मीन, मोड, मीडियन, ये सारे आपके स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं। तो इसी तरह एडवांस स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी होते हैं। तो आप स्टैटिस्टिकली एनालाइज करते हो, मीन्स हम करते क्यों हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपने 100 बंदों से कोई क्वेश्चन पूछा, सभी ने आंसर तो एक जैसा देना नहीं है, तो आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि जो ये आंसर्स दे रहे हैं सारे 80% इसको फॉलो करते हैं, 20% इसको फॉलो करते हैं, 0% इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि आउट ऑफ द 100 मैक्सिमम लोग इसके साथ इस क्वेश्चन का ये आंसर दे रहे हैं और मिनिमम जो कम लोग हैं वो इसका फेवर ले रहे हैं। तो इस तरह आप स्टैटिक्स के बेस पे चलते हो। स्टैटिक्स जो है वो परसेंटेज के बेस पे चलती है, वो कभी भी 100% नहीं होता। ठीक है, जैसे जो आपने सुना होगा कि हमारा एक्सपेक्टेड है कि इतनी ग्रोथ होगी, तो वो स्टैटिस्टिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पिछले 10 सालों में इंडिया की इतनी ग्रोथ हो रही थी, तो अगले 1 साल में इतनी होनी चाहिए। तो वो स्टैटिस्टिकली है। ठीक है, अंदाजा होता है वो एक किस्म का। अब इनके एडवांटेज क्या है क्वेश्चनर की, कि ये सबसे सस्ते पड़ते हैं। सस्ते इन द सेंस कि आपने सिर्फ एक बार बना दिया, उसके बाद चाहे पोस्ट भेज दो, चाहे आप मेल भेज दो, तो वो सिर्फ आपको आंसर्स मिल जाएंगे। आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता, आपके रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो रहे यहाँ पे। ठीक है, और आपको सिर्फ एफर्ट्स एक बार ही लगाने पड़ते हैं क्वेश्चंस बनाने में। जबकि इंटरव्यू के केस में क्या होगा, जितने बंदे होंगे हर एक को आपको सेम क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, तो आपके एफर्ट्स जो है वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो एफर्ट्स जो है यहाँ पे हमें कम लगते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके जो है हम नॉर्मली स्टैंडर्डाइज्ड आंसर देते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब क्या है कि आपने क्वेश्चन खुद ही पुट कर लेते हो, आप खुद ही उनके स्टैंडर्ड आंसर देते हो कि येस, नो, नॉट एट ऑल, या 100%, या 80 to 20%, या 80 to 30%, ऐसे मतलब आप जो है उनके स्टैंडर्ड आंसर पहले ही दे देते हो।
तो जब आपको आंसर्स पहले ही पता, सिर्फ आपने उनमें से ये देखना है कि ज़्यादा बंदे किसको फेवर कर रहे हैं और कम बंदे किसको फेवर कर रहे हैं। अगर आप इसका डिटेल में आंसर लोगे कि आप मतलब आपने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि आप यूज़र को बोलोगे आप वो खुद एक्सप्लेन करेगा सारा का सारा आंसर, तो उस केस में वो पता नहीं क्या क्या बता देगा, तो उस केस में आपको जो है एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। जो आप इंटरव्यू में करते हैं, आप उससे क्वेश्चन पूछते हो, वो आपको उसका कई तरह के आंसर देगा आपको, ठीक है, आपको घुमा फिरा के भी आंसर देगा, तो उनको एनालाइज करना समझना थोड़ा मुश्किल है। बट यहाँ पे हम आंसर्स खुद ही जज कर लेते हैं कि इनमें से कोई एक आंसर होना चाहिए। हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये किसको अपना आंसर मानते हैं, बस, ठीक है। जैसे आपके टीचर के सर्वे होते हैं कि आपको टीचर कितने % सिलेबस कराता है, ठीक है, तो आप बोलोगे वो हमें कराता है, नहीं कराता है, ठीक से नहीं करता है, आप उल्टा सीधे आंसर दोगे, जबकि हमें टू द पॉइंट आंसर चाहिए। हम पहले सेट कर देंगे 0% कुछ नहीं कराता, या 20% कराता है, या 50% कराता है, 80% कराता है, या 100% आपको सिलेबस वो करवा देता है, तो आप उसमें से टिक कर दोगे। अगर 100 बच्चों ने सर्वे किया, उनमें से 20 ने जो है 100 को कर दिया, जो 80 हैं उन्होंने 60 को कर दिया, या ऐसे कुछ कर दिया, तो हम एवरेज ही लगा लेंगे कि अप्रॉक्सीमेट ये टीचर इतना सिलेबस करवाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, स्टैटिक्स में आपका एक बंदे के आंसर को महत्वता नहीं दी जाती, आपके सभी का कंबाइंड करके, सभी की इनपुट को कंबाइंड करके आप एक आउटपुट निकालते हो मेनली, ठीक है। तो अब इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, क्वेश्चनर में आप जो है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, आप क्वेश्चन किस किस के रिलेटेड पूछते हो, बिहेवियर के रिलेटेड। बिहेवियर मतलब यूज़र का, यूज़र जो है सिस्टम में क्या करता है, उसका बिहेवियर कैसा है। ओपिनियन, वो सिस्टम के बारे में क्या सोचता है, उसका फीलिंग्स, उसकी सिस्टम को लेके क्या फीलिंग्स हैं। उसको नॉलेज के बेस पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि उसको सिस्टम की कितनी नॉलेज है। उसके बाद आप बैकग्राउंड वगैरह जो है, डेमोग्राफिक्स मतलब बैकग्राउंड डेमोग्राफिक्स मतलब आपका, जैसे आपने उसका ये पूछ लिया कि उसकी एज कितनी है, जेंडर कितना है, कहाँ से आया है वो, ठीक है, क्या उसने स्टडी कर रखा है पहले, तो आप उसकी बैकग्राउंड या उसके डेमोग्राफिक आप कुछ इनपुट लेते हो, तो वो उसके रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। उसके बाद जब आपने क्वेश्चन बनाना होता है, तो आपने कुछ वर्डिंग्स का जो है वो ध्यान रखना होता है कि आपने क्वेश्चंस जो है वो कैसे पूछने हैं। तो आपकी जो वर्डिंग्स है वो ओपन एंडेड होनी चाहिए। ओपन एंडेड मतलब कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका क्लियर कट एक ही मतलब निकलना चाहिए, और जो आपका यूज़र है उसको अपने ढंग से आंसर वो दे सके। आप इस तरह का भी पूछ सकते हो। क्वेश्चंस आपके न्यूट्रल होने चाहिए। न्यूट्रल मतलब आप सीधे सीधे क्वेश्चन पूछो कि आप क्या चाहते हो। जैसे आपने जैसे हमने सुना होगा कि न्यूज़ चैनल वाले को कई बार हम बोलते हैं कि वो क्वेश्चन ही ऐसा पहले ही आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के इस तरह से पूछते हैं कि आप पहले ही दोषी ठहरा दिए जाते हो कि आपको नहीं लगता कि आप ये करोगे। आपने उनको सजेशन नहीं देना, आपने सिर्फ ये पूछना कि आपको क्या लगता है। आपने ऐसे नहीं पूछना आपको नहीं लगता कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो आपने पहले उसको डाइवर्ट कर दिया एक साइड पे आपके ऐसा होना चाहिए, जबकि आपको ये पूछना चाहिए सिंपल कि आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन आपको एक एट ए टाइम एक ही क्वेश्चन पूछना चाहिए, 1-1 करके आप पूछोगे। उसके बाद क्लियर वर्ड्स होने चाहिए, हर क्वेश्चन का एक ही मतलब निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आप कुछ और पूछो, एक से ज़्यादा उसके आंसर निकलेंगे। वाई बहुत हम कम पूछते हैं, ठीक है। जब आप क्वेश्चनर में करते हो तो आप सीधा आंसर लेते हो, क्यों नहीं पूछते। जैसे हमने पूछा कि आपके टीचर ने आपको कितना सिलेबस कराया, क्यों कराया वो आप नहीं पूछोगे। अगर क्यों में चक्कर में पड़ गए तो फिर बहुत लंबे चौड़े आंसर्स आपको आएंगे, तो उनको एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की टाइप्स हो सकती हैं कि आप क्वेश्चंस की जो टाइप्स के बेसिस पे भी आप पूछ सकते हो। जैसे डाइकोटोमस आपकी एक टाइप है, ठीक है, डाइकोटोमस। इसमें क्या है कि आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल होंगी, 1 या 2, कौन सी आपने चूज़ करनी है, 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद नॉमिनल आप बोल सकते हो, नॉमिनल पॉलीटोमस। तो इसमें क्या है आपके पास एक से ज़्यादा जो है ऑप्शंस है वो अनऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड ऑप्शंस हैं आपके पास एक से ज़्यादा, ठीक है। ऑर्डिनल में होती हैं कि आपके पास ऑर्डर्ड में है, मतलब सीक्वेंस में है। अनऑर्डर्ड मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है, ऑर्डर्ड मतलब सीक्वेंस है, ठीक है। तो ऑर्डिनल के केस में क्या है कि आपके पास सीक्वेंस में आंसर होगा, ठीक है। तो उसमें से आपने कोई एक सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। एक कंटिन्यूस स्केल होता है। तो इसके एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे ये आएगी येस नो, कि आप येस कर रहे हो या नो कर रहे हो, तो आपकी डाइकोटोमस होगी। और अनऑर्डर्ड मतलब कोई ऑर्डर नहीं है। जैसे आपने पूछ लिया कि कितने % सिलेबस हुआ, ठीक है। तो पहले जैसे ऑर्डिनल के केस में क्या आना चाहिए, पहले 0%, फिर 20% तक, फिर 50% तक, फिर 75% तक, फिर 100% तक, ऐसे आना चाहिए। पर इसमें उल्टा सीधा होगा, पहले 100% आ जाएगा,
फिर मान लो 50 आ गया, 25% आ गया, फिर 50% कर दिया, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है नॉमिनल के केस में। कंटिन्यूस के केस में जो आप रेटिंग देते हो, जैसे आपने देखा होगा, आपको ऐसा स्किल्स आता होगा यहाँ तक 0 रेटिंग, ये 1, ये 2, ये 3, ये 5, तो आपने यहाँ तक रेटिंग देनी है, यहाँ तक देनी है, यहाँ तक या यहाँ तक, तो इसको आप कंटिन्यूस बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह जो है आप क्वेश्चंस अलग अलग बना सकते हो। उसके बाद कुछ बेसिक से रूल होते हैं कि आपने क्वेश्चन जब पूछने हैं तो आप क्या क्या पूछोगे, वही सेम ही आ जाएगा ऑलमोस्ट, ये कि आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को यूज़ करना होता है। आप एजम्पशंस नहीं पहले उसको बताओगे कि आप ऐसा मान के चलो तो क्या आंसर होगा, अगर आप ऐसा मान लो तो आंसर क्या होगा, इस तरह के आपने क्वेश्चंस नहीं पूछने होते रिटर्न में। आप क्लियर क्वेश्चंस पूछते हो, आपकी स्पेलिंग ग्रामर वगैरह करेक्ट होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक से मतलब आपने रूल्स हैं जो आप फॉलो करते ही करते हो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक आती है, दैट इज़ ऑब्जर्विंग द करंट सिस्टम, जिसे हम ऑन साइट भी बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जर्विंग द करंट सिस्टम, ये आपकी नेक्स्ट टेक्निक आ जाती है। इसमें क्या है कि आप जो है आप खुद ट्रांजैक्शंस करके देखते हो। ट्रांजैक्शंस आर डन बाय सिस्टम एनालिस्ट, मतलब सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है, वो खुद जाके ट्रांजैक्शंस जो है वो करके देखता है, ठीक है। मतलब उसने कोई भी काम करना है तो वो खुद जो उसने सिस्टम के बारे में कुछ तो अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है, अब उसको क्लैरिटी आ गई, पर उसने अगर ज़्यादा क्लैरिटी लेनी है तो वो खुद जाके वहाँ पे ट्रांजैक्शंस करके देखता है, जिसको हम बोलते हैं कि आप कह सकते हो प्रैक्टिकल करके देखता है, ठीक। खुद जाके वहाँ पे वो प्रैक्टिकल करके देखता है कि एक्चुअल में काम जो हमने स्टडी किया है ये ऐसे ही होता है या नहीं होता, ठीक है। ही ट्राइज टू वेरीफाई हिज ओन अंडरस्टैंडिंग, वेरीफाई हिज ओन अंडरस्टैंडिंग, वो अपना किया हुआ जो काम है उसको ही वेरीफाई, अपना जो अंडरस्टैंड किया हुआ है, जो भी उसने सिस्टम के बारे में अंडरस्टैंड किया है उसी को वेरीफाई करने के लिए वो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वो दूसरों पे रिलाई नहीं करता कि किसी और ने बताया कि हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, वो उसमें विश्वास नहीं रखता। वो ये कहता है कि आप मेरे को बता दो आप करते कैसे, पर मैं खुद करके देखूँगा ताकि मुझे और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। तो इसकी जो है कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जब लिमिटेशंस क्या हैं, अब आप क्या कर रहे हो, आप किसी जगह पे जाके काम कर रहे हो, ठीक है। मतलब जैसे आप कॉलेज में अभी हिसाब किताब लगा लो कि अगर यहाँ पे हम किसी ढंग से को काम कर रहे हैं या कोई रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर या कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर कोई और बंदा आके हमें देखेगा या हमें ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करेगा तो हमारा जो बिहेवियर है वो ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली वो चेंज हो जाएगा। मतलब जब हम इंडिपेंडेंटली, जब हमें ये पता होता है कि हमें कोई ऑब्ज़र्व नहीं कर रहा, हमें कोई नहीं देख रहा, या हमारे साथ कोई मतलब अलग से कोई और बंदा आके हमें चेक करेगी हम कैसे काम कर रहे हैं, वो कहे कि मैं खुद भी ये करके देखूंगा, तो हमारा जो बिहेवियर है या काम करने का ढंग है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो पहली लिमिटेशन तो इसकी यही आती है कि व्हेन द पीपल नो दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड दे यूजली ट्राई टू बिहेव डिफरेंटली, ठीक है। वो जो अपना नॉर्मल बिहेवियर है उसको भी चेंज कर लेते हैं और वो अपने आप को ज़्यादा एफिशिएंट दिखाने की कोशिश करते हैं और वो जो उस बंदे को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सेकंड इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो ऑब्जर्वर है उसके पास इतना टाइम ना हो या इतना, क्योंकि जब वो ऑन साइट जाएगा तो उसको पे भी करना पड़ेगा, मतलब उसको आपको अलग से तनख्वाह भी देनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि कॉस्ट और टाइम की वजह से भी वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे गैदर ना कर सके या वो सारे प्रैक्टिकल सेशंस जो वो खुद करना चाहता है वो ना कर सके, ठीक है। तो पहला तो इसकी लिमिटेशन आ जाएगी कि बिहेवियर चेंज में लिख देता हूँ कि आपका जो उनका बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। सेकंड क्या है, कॉस्ट और टाइम की आपके पास लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर नहीं कर पाते। आप यहाँ पे लिख लो couldn't गैदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन वो हो सकता है उसको वो गैदर ना कर पाए, ठीक है। उसके बाद ये काम हमने क्यों किया था, ताकि हम जो वहाँ पे लोग हैं वो काम कैसे करते हैं, एक्चुअल में उनका प्रोसेस क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। हम प्रैक्टिकली उसको फील कर सकते थे, ठीक है। पर इन लिमिटेशंस, ये जो कुछ लिमिटेशंस हैं ये आपको आ सकती हैं अगर आप ऑन साइट ऑब्जर्वेशन या इस मेथड के थ्रू इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो इसका कई एक और बंदे भी हल निकालते हैं या
इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है कि आप किसी काम को कंप्यूटराइज़ करना चाहते हो, तो आप बोलो कि मुझे कोई जैसे आप कॉलेज में आ जाए तो कॉलेज वाले बोलेंगे ये चीज़ को आप जो है कंप्यूटराइज़ कर दो या इसका एक सिस्टम बना दो। तो आप बोलो कि मुझे अगर ऑलरेडी ऐसा कोई बिल्ड कहीं सिस्टम बना हुआ है जहाँ पे ये कंप्यूटराइज यूज़ हो रहा है, तो आप मुझे वहाँ का रेफरेंस दे दो, मैं वहाँ जाके एक बार देख लेता हूँ कि उन्होंने कैसे किया, तो मैं भी आपको वैसे का वैसा जो है वो करके दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी कुछ आपको यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। ये इसका एडवांटेज है इसकी कि अगर आप वहाँ पे प्रैक्टिकल सेशन करते हो, कंप्यूटराइज्ड करते हो, चाहे आप वैसे करते हो, तो आपको जो प्रॉब्लम है उनकी और क्लियर वे में समझ आ जाती है, आपकी अपने अंडरस्टैंडिंग है वो भी वेरीफाई हो जाती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं दैट इज़ रिलेटेड टू ऑब्जर्विंग द करंट सिस्टम, कि आप करंट सिस्टम को ऑब्जर्व अगर करना चाहते हो। ठीक, जो थर्ड ये आ गया फिफ्थ मेथड जो है आपका, वो है ग्रुप कम्युनिकेशन। अब ग्रुप कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि आप इंटरव्यू फ़िलहाल ले रहे थे आप अकेले बंदे का, अब आप ग्रुप में क्या चाहते हो कि आपके पास टाइम नहीं है कि अकेले बंदे का आप इंटरव्यू लो, तो आप क्या बोलोगे, आप टीम वाइज आ जाओ, या आप बोलोगे 30 बंदों के ग्रुप भेज दो, या 50 बंदों के ग्रुप भेज दो, या सभी को इकट्ठा भेज दो कि सभी को हम क्वेश्चन पूछेंगे और सभी वो आंसर आपको वो दे देंगे। तो इसमें आपको ये तो फ़ायदा होता है कि आपका टाइम बच जाता है कि आपको अकेले से क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत सारे लोगों से जो है वो इकट्ठे क्वेश्चन पूछ लेते हो, तो आपका टाइम जो है वो बच जाता है। पर इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं वो हम देख लेते हैं, या इसके कुछ फीचर्स या इसमें की पॉइंट्स क्या हैं। तो इसकी सबसे पहली तो प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने क्वेश्चन पुट किया, हो सकता है सभी ने एक आंसर इकट्ठा देना शुरू कर देंगे वो, या अगर कोई आंसर दे रहा है कोई और बंदा बीच में कुछ बोलना शुरू हो गया, तो आप जो उनके कमेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। तो इसमें रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम आती है कि आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते जो डेटा है। इन्फॉर्मेशन तो वो शेयर कर रहे हैं, पर कोई बंदा कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो आपको क्लियर ही नहीं हो पा रहा कि वो क्या रहे हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो है वर्बल फाइट भी हो सकते हैं। वर्बल फाइट का मतलब क्या है कि आपने क्वेश्चन एक पूछा, उस पर एक ग्रुप का कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरे ग्रुप का कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आपस में आप तो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन गैदर करने की जगह वो आपस में टकरा गए, तो उनकी आपस में ही लड़ाई झगड़ा हो गया। तो ये भी कुछ प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आ सकती है। तीसरी प्रॉब्लम ये आती है कि डोमिनेट की प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। डोमिनेट का मतलब क्या है कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा, आप 50 क्वेश्चन पूछ रहे हो, पर वही 4-5 बंदे हैं जो आंसर दे रहे हैं, बाकी आंसर ही नहीं दे रहे। ठीक है, या अगर वो आंसर दे रहे हैं तो मतलब वो जो डोमिनेट ग्रुप है वो उनको मतलब आंसर देने नहीं दे रहा, या वो कह रहा है कि हमारे आंसर सही हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी आपकी आ सकती है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन पूछते हो क्लास में भी, जैसे हम पूछते हैं, तो वो 3-4 बच्चे ही आपको आंसर देंगे। अगर 50 बच्चों की भी क्लास है तो आंसर 3-4 बच्चे देते हैं, बाकी नहीं देते, तो वो डोमिनेशन होगी। ठीक है, अगर हमने कोई सजेशन मांग लिया कोई, तो वो 3-4 का सजेशन ही हम ये मान के चलेंगे वो पूरे ग्रुप का है, जबकि बाकी ग्रुप वालों ने तो कोई आपको आंसर दिया ही नहीं। ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम भी इसमें आ सकती है। जो 6th मेथड है, दैट इज़ द लास्ट मेथड, वो है आपका प्रेजेंटेशन, कि आप प्रेजेंटेशन के थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। तो प्रेजेंटेशन वाला आप कंसेप्ट कब फॉलो करते हो, जब आपको लगता है कि लोग बहुत बिजी हैं, वो आपके आंसर्स जो हैं वो ना इंटरव्यू देना चाहते हैं, ना वो ग्रुप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो उस केस में आप सिर्फ ये चाहते हो कि उनसे ये पूछ लो कि जो भैया मैं समझ रहा हूँ वो सही है या नहीं है। तो उस केस में क्या है कि आप सिस्टम के बारे में जो भी आपने अंडरस्टैंड किया होगा, आप उसकी एक प्रेजेंटेशन बना लेते हो खुद ही। अब उस प्रेजेंटेशन को आपने सभी को इकट्ठा कर लिया और वहाँ पे उनको बोल दिया कि मैं प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप सिर्फ मेरे को ये बता देना कि जो मैंने अंडरस्टैंड किया वो सही किया या नहीं किया। ठीक है, तो इसकी एडवांटेज क्या हो जाती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाती है। ठीक है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसके बाद जो यूज़र है वो रिस्पॉन्ड यहाँ पे आपको दे देता है मोस्टली, क्योंकि आप उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, आप सिर्फ ये पूछ रहे हो कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ, तो वो आपको रिस्पॉन्ड भी है जो वो दे देगा। तो ये ईजियर मेथड होता है आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग को वेरीफाई करने का। ठीक है, और उसके बाद आप अपना पर्सपेक्टिव भी क्लियर कर लेते हो। यहाँ पे पर्सपेक्टिव मतलब किसी चीज़ को देखने का नज़रिया। हर चीज़ के दो, जैसे बोलते सिक्के के दो पहलू, मतलब हर चीज़ के दो मतलब निकलते हैं, जो उनको देखने का अलग अलग नज़रिया होता है। तो आप उनकी प्रॉब्लम को सही नज़रिए से देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, आप यहाँ पे क्लियर कर लेते हो, क्योंकि आपने बोलना है कि मैं इस प्रॉब्लम को इस तरह समझता हूँ, और जो आपका यूज़र बैठा है वो आगे से आपको रिप्लाई कर देगा नहीं कि हाँ आप ठीक समझ रहे हो या आप नहीं समझ रहे हो। ठीक है, तो ये इसका कुछ फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास साइट विजिट्स हैं, दैट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू ऑब्जर्विंग द करंट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद कुछ टेक्निकली आप फैक्ट फाइंडिंग मेथड्स में आप प्रोटोटाइप्स को भी यूज़ कर सकते हो। ये कुछ
और भी हैं, तो आप इनको भी आप एक बार स्टडी कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लेना। ये साइट विज़िट्स हैं, इसके अलावा एक टाइप है कि आप साइट विज़िट करते हो, सो दैट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू आपका प्रेजेंटेशन। उसके बाद 8th में आपका आता है प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप्स का मतलब क्या है कि आपने क्या किया, आपने उनकी प्रॉब्लम को समझा, थोड़ा सा उसका सिस्टम में उसको इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद उसने उसको टेस्ट किया आपके यूज़र ने, फिर उसने आपको बता दिया कि ये प्रॉब्लम हल हो गई, ये नहीं हुई। तो क्या आप स्टेप बाय स्टेप उनसे प्रॉब्लम्स लेते जाते हो और स्टेप बाय स्टेप उनको सोल्यूशन देते जाते हो, और उनको जो आपको प्रॉब्लम समझानी है उनके लिए भी आसान हो जाती है, आपके लिए भी जो है वो काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ 2 और टाइप्स हैं फैक्ट फाइंडिंग मेथड्स की, तो आप इनको भी एक बार देख लेना। ठीक है, इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू। सो इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच।